नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। रीट मेंस ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए आज हमें ये क्लास जो राजस्थानी भाषा बोलियाँ साहित्य आपके जो टॉपिक लगता है, लगभग 8-9 सवाल जरूर पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो तीसरा 2020 PYQ है। संपूर्ण इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक्सप्लेन सहित ये क्वेश्चन होंगे, तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट करें अपने चैनल को। ये अपना ही चैनल है। मैं मोटिवेट होकर के आपके लिए बहुत सारे और अच्छी अच्छी क्लासें मैराथन लेकर आऊँगा, चाहे जो भी मार्केट में नई बुक आई हो, प्रश्न बैंक हो या PYQ के रूप में हो। तो आप ज़रूर अपने चैनल पर बने रहें। राजस्थानी भाषा बोलियाँ एवं साहित्य ये दिशा 2020 नए संस्करण अनुसार आपके ये PYQ होंगे सारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, वो भी एक्सप्लेन सहित। पहला सवाल है, राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। कई बार ये सवाल आता है एग्जाम में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। डिटेल जान लेते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन है वो सर्वप्रथम उल्लेख यानी 1907-8 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषय कोश में यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम, जो कि 11 खंड और 20 भागों में है ये। इसके 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया 1912 में। 9वें खंड का दूसरा भाग है। इसमें टोटल जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसमें 11 खंड है और 20 भाग है। ग्रेसन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया नामक ग्रंथ भी लिखा, यानी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, ये ग्रंथ भी इनका है। अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रेसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। तो ग्रेसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था 1908 में। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने। डॉक्टर ग्रेसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को रिक्त स्थान मुख्य समूह में विभाजित किया। इन्होंने 5 भागों में राजस्थानी बोलियों को बांटा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों की 5 उपशाखाएं बताई, जिसमें सबसे पहले जो पश्चिमी राजस्थानी, उसको मारवाड़ी भी कहा जाता है। और इसमें पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी में पूर्वी मारवाड़ी आती हैं, जो मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढटकी है। और उत्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी आती हैं। पश्चिमी मारवाड़ी में थली और ढटकी आती हैं। और दक्षिणी मारवाड़ी में गोड़वाड़ी, सिरोही, मारवाड़ी, गुजराती और देवड़ावाटी। यानी जो पश्चिमी राजस्थानी, उसके मारवाड़ी के भी 4 उपविभाग हैं, जिसमें पूर्वी मारवाड़ी है, उत्तरी मारवाड़ी है, पश्चिम मारवाड़ी है और दक्षिणी मारवाड़ी। इसमें पूर्वी मारवाड़ी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढटकी, उत्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी। अगर गहराई से सवाल पूछा जाए तो इसमें से आ सकता है कि उत्तरी मारवाड़ी कौन सी है या पश्चिमी मारवाड़ी कौन सी है। पश्चिमी मारवाड़ी में थली और ढटकी है और दक्षिणी मारवाड़ी में गोड़वाड़ी, सिरोही, मारवाड़ी, गुजराती और देवड़ावाटी। और दूसरा प्रकार इन्होंने बांटा उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मेवाती में कठेर मेवाती है, बयाना है और अहिरवाटी भी मेवाती की है उपबोली। और मध्य पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी आती है, हाड़ौती आती हैं। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में मालवी, रांगड़ी, सोदवाड़ी। और दक्षिणी राजस्थान में राजस्थानी है, उसमें निमाड़ी आती है। तो ये 5 मुख्य भाषाओं में बांटा और उसके ऊपर बोलियाँ भी ये हैं इस प्रकार। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो एल्पिटस टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सेनी प्राकृत के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। शोर सेनी प्राकृत के जो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, इसके समर्थक कौन है? मोतीलाल मेनरिया, डॉक्टर कन्हैयालाल माणकीलाल मुंशी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी, लेकिन अब्राहम ग्रेसन है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? राजस्थान का उद्भव है वो शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। निम्न में से कौन विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? नॉम थॉमस की वो भाषा विकास सिद्धांत देने वाले हैं या नहीं है उस साइकोलॉजी में? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया और हीरालाल माहेश्वरी, ये राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित है।
राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? मागधी से नहीं हुआ है। बाकी अलग अलग विद्वान बताने वाले हैं, शौरसेनी से, नागर से और मालगुर्जर से। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है वो किस काल को कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1650 से 1850 ईस्वी का काल है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है, गोल्डन पीरियड है। 16वीं शताब्दी के बाद राजस्थानी का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा और 17वीं सदी के अंत तक आते आते राजस्थानी है पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप है वो ले चुकी थी। राजस्थान की मानक बोली की बात करें तो वो मारवाड़ी होगी। बोलने वालों और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है राजस्थान में। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा जो रचित आईन अकबरी है उसमें भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख उन्होंने किया था। गोडवाड़ी उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से संबंधित है। अब मारवाड़ी ये बोली जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवान, कुचामन, सिरोही, शेखावाटी क्षेत्रों में प्रचलित है। और इस भाषा की प्रमुख उपबोलियों की बात करें तो बीकानेरी है, थली है, नागौरी है, शेखावाटी है जो चूरू, झुंझुनू, सीकर में बोली जाती हैं, और ढाटी है बाड़मेर और बड़ौदा में, और गोडवाड़ी, पाली, जालौर, सिरोही में बोली जाती है। मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है इसमें? तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी, सोरासी, कौन सी होगी इसमें? ऑप्शन 3 होगा, शेखावाटी है वो मारवाड़ी की उपबोली है। ये ग्रेड 3 पंजाबी लैंग्वेज में 2023 में ये सवाल आया था। अगला क्वेश्चन है बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी यह उपबोलियाँ हैं वो सारी की सारी मारवाड़ी की है। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बाड़मेर में बोली जाती है। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ शेखावाटी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है थली, धटकी, देवड़ावाटी ये किसकी उपबोलियाँ हैं? ये सारी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। सोरठा, छंद और मांड राग है वो किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो ये मारवाड़ी की विशेषता है। मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है जिसके प्रमुख विशेषताएं हैं भक्ति, नीति, श्रृंगार और वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार है। यहाँ ओजपूर्ण विशेष भाषा है। छंदों में सोरण छंद और रागों में मांड राग का श्रेष्ठतम प्रयोग यहाँ हुआ है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा में लिखी गई? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। वेली डिंगल साहित्य के छंद वेलियो गीत में लिखा हुआ 305 पद्यों का खंड काव्य है। 305 पद्यों का खंड काव्य है, ये भी ध्यान रखना। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्साडा ने इसे 500 वेद और 1900 पुराण का है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये 305 पद्यों का खंड काव्य है जो वेली कृष्ण रुक्मणी विवाह पर आधारित है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, जो डिंगल का हेरोस भी कहलाता है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है वो क्या है? तो ये डिंगल है वो एक काव्य की शैली है। डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। ये राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तुकार छंद शास्त्र है। पिंगल पूर्वी राजस्थान में और डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चारणों की है, एक भाटों की है। पिंगल का वास्तविक अर्थ है वो छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। चारण कवि पिंगल में और भाट कवि वो डिंगल में लिखते हैं। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक जो वीर सत्सई है वो किस भाषा में लिखी? डिंगल भाषा में लिखी। सूर्यमल का दूसरा ग्रंथ वीर सत्सई वीर रसात्मक दोहों से परिपूर्ण डिंगल की अनुपम करती है, ये भी ध्यान रखना है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी। मालवी जो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस भाषा की उपबोलियाँ देख लो आप। रतलामी है, सोंदवाड़ी है, निमाड़ी है, ये सारी मालवी की उपबोलियाँ हैं। रतलामी, सोंदवाड़ी, निमाड़ी। मालवी को एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा यहाँ बोली मानी जाती है जिस पर कहीं कहीं मराठी का भी प्रभाव झलकता है। इस बोली की कुछ विशेषताएं मारवाड़ी और ढूंढाड़ी बोली में भी पाई जाती हैं। यानी यह मीठी बोली है, कर्णप्रिय है, सुनने वाली। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता है वो पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निमाड़ी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी। युग्म है जो सुमेलित नहीं है, तो मालवी है वो बांसवाड़ा में नहीं है, ये
हमने ऊपर देख लिया है, झालावाड़ में इधर की है ये कोटा चित्तौड़गढ़ की, बांसवाड़ा में तो बागड़ी है। मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा में है, ढूंढाड़ी जयपुर में है, मेवाती अलवर में। रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली के उपबोलियां? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रीट लेवल सेकंड में आया था 2022 में। रांगड़ी और निमाड़ी है वो किस राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं? तो ये हमने देखा है मालवी की उपबोलियां है रांगड़ी और निमाड़ी। ये सवाल कई बार बढ़ा है और बढ़ने की संभावना भी है। तो ये मालवी की उपबोलियां। अगला सवाल, बोली जिला में से सुमेलित नहीं है, निमाड़ी है वो नागौर में नहीं बोली जाती, गोडवाड़ी जालौर में, बागड़ी बांसवाड़ा में, और ये बागड़ी है, और खेराड़ी है वो भीलवाड़ा में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव मालवी बोली पर है। सोंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाटी, ये मुख्य उपबोलियां हैं मालवी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सवाल आया था देखो। नेक्स्ट सवाल है, राठी और महेठा है, ये किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये दोनों मेवाती की उपबोलियां हैं। मेवाती बोली जो अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली जिलों में ये प्रचलित है। और इसकी खास विशेषता देखो, ये सवाल कई बार बना है। मेवाती में चरणदास और उनके दो शिष्य हैं दयाबाई और सैजोबाई, उनके द्वारा जो लिखित साहित्य है वो इस मेवाती बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ राठी है, नहेड़ा, कठेर और महेठा, ये भी ध्यान रखना है। राठी है, नहेड़ा है, कठेर है और महेठा है, ये उपबोलियाँ मेवाती की हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर है। नहेड़ा, कठेर और राठी किस बोली के रूप में है? मेवाती के। बोली जिसमें भक्ति संत सैजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं, ये मेवाती में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और जो बलदेवगढ़ है उसमें बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? नहेड़ा मेवाती है। नहेड़ा मेवाती जो नहेड़ा संभाग में, जिसमें प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ आते हैं, इस भाषा पर जयपुर बोली का प्रभाव भी दृष्टव्य है। तो ये सारे अलवर के भूभाग है। निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? सुंदरदास ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। लालदासी और चरणदासी यानी शिष्य दयाबाई, सैजोबाई, इन संतों का संप्रदाय है वो साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है वो मेवाड़ी, ये संस्कृत में आया था ग्रेड थर्ड में 2023 में। मेवाड़ी ये बोली उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित नाटक है उसमें इस बोली का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। मेवाड़ी बोली का महाराणा कुंभा ने प्रयोग किया। मारवाड़ी और मेवाड़ी में मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में एक लिंग महात्म्य लिखा गया। महाराणा कुंभा के जो वैतनिक कवि थे कान्हा व्यास, उन्होंने एक लिंग महात्म्य के जो अंतिम भाग है उसको संस्कृत में लिखा, जिसमें मेवाड़ शासकों की वंशावलियों का ज्ञान होता है। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। बागड़ी की जगह ये बागड़ी है। फिर बागड़ प्रदेश बागड़ी लगाता है शेखावाटी में। बागड़ी बोली जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम बागड़ था, तो वहाँ बोली जाने वाली बोली बागड़ी या बागड़ी कहलाई। ये बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिण भाग, दक्षिण अरावली प्रदेश और मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में ये बोली जाती है, और ये भीलों में अधिक प्रचलित है। अतः डॉक्टर गिरीशन ने इसे भीली यानी भीलों की बोली कहा है, और इस बोली पर गुजराती भाषा का विशेष प्रभाव है वो देखने को मिलता है। वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है, कौन से भाग में? दक्षिणी पश्चिमी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बागड़ी, ऑप्शन 3। अगला सवाल है, गिरीशन ने बागड़ी यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो गिरीशन ने इसको भीली बोली कहा है। गिरीशन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? गुजराती का बागड़ी पे मजबूत प्रभाव है। मुड़िया लिपि के अक्षरों का आविष्कार करता है वो टोडरमल माने जाते हैं। महाजनी अथवा वाणिज्य, इसको वाणियावाटी लिपि भी बोलते हैं। इसमें बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कार करता है वो मुगल सम्राट अकबर के अर्थ सचिव राजा टोडरमल थे। राजस्थानी भाषा की लिपि पूछी जाए तो देवनागरी लिपि है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? महाजनी इसको कहा जाता है। गोडवाड़ी बोली
जालौर में बोली जाती हैं। जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर ये बाली यानी पाली में बोली जाने वाली ये मारवाड़ी की उपबोली है, बाली तक जाती हैं। बीसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीसल देव रासो जो नरपति नाले द्वारा लिखी गई थी, वो गोडवाड़ी बोली में लिखी गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तोरावाटी बोली है, ये ढूंढाड़ी की है। ढूंढाड़ी को झाड़साई कहा जाता है। बोली ये जयपुर, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक आदि जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य वो इसी बोली में है। इस बोली की मुख्य पहचान क्या है? सहायक क्रिया के रूप में 6 का अधिक प्रयोग होता है यहाँ। इसे जयपुरी, झाड़साई और काई कुई बोली भी कहते हैं। काई से, कुई से, ये बोली भी इसको कहा जाता है। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी जो शाहपुरा में, नागरचौल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती आदि इसी की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, आपको ध्यान में रखना है। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, नागरचौल, राजावटी, किशनगढ़ी, जगरोती, ये सवाल आ चुके हैं। काई है वो जयपुरी का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। काई का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, काई छे। राजावटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियाँ हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, राजावटी और नागरचौल। शब्द जो 6 है वो कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? ढूंढाड़ी बोली पर। निम्न में से किस सत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से जयपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, जयपुर में। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में है। कौन सी ढूंढाड़ी को बोली नहीं है? राठी है वो ढूंढाड़ी को बोली नहीं है। कौन सी ढूंढाड़ी को बोली नहीं है इनमें से? अहिरवाटी वो ढूंढाड़ी की नहीं है, मेवाती की है। इसमें तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल ये वो बोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? खेराड़ी है वो सही नहीं है। तोरावाटी बोली प्रचलित है नीम के थाना। झुंझुनू जिला है उसका जो दक्षिणी भाग और सीकर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग को तोरावाटी कहा जाता है। यहाँ की बोली तोरावाटी कहलाई। रांगड़ी बोली मिश्रण है मारवाड़ी और मालवी का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल ये बन सकता है। मारवाड़ी मालवी का मिश्रण है रांगड़ी, जो कर्कश बोली है। मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। माल प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम है वो है रांगड़ी। अगला क्वेश्चन है, ढटकी, थाड़ी या खेराड़ी बोलियाँ हैं वो राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? मारवाड़ी बोली से। जगरोती के क्षेत्र की बोली है करौली की, जगरोती करौली। हाड़ौती बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती हैं? भरतपुर में नहीं बोली जाती। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इन जिलों में ये बोली जाती हैं। 6 का अधिक प्रयोग और जो बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र हैं उनके काव्य में हाड़ौती का प्रयोग होता है। राजस्थान कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये हाड़ौती। झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों द्वारा 717 में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है हाड़ौती। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? नागरचौल है वो मारवाड़ी को बोली नहीं है। बीकानेरी, जोधपुरी, थली ये मारवाड़ी की है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये अलवर के क्षेत्रों में बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, वहाँ अहिरवाटी बोली जाती है। ऑप्शन 1 इसका सही है, बहरोड, मंडावर, कोटपुतली। अहिरवाटी के बारे में पढ़ते हैं। अहिरवाटी तो मेवाती और 3 अन्य बोलियाँ जैसे वांगरू है, बागड़ी है, शेखावटी, इनके बीच का संयोजन कड़ी है। ये ध्यान रखना है आपको। ये बोली कोटपुतली, बहरोड और मंडावर जो अलवर में बोली जाती हैं। जोधराज ने हमीर रासो की रचना इसी भाषा में की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधराज थे उन्होंने जो हमीर रासो लिखा है वो अहिरवाटी भाषा में लिखा। और बिसल देव रासो जो नरपति नाले ने लिखा वो गोडवाड़ी भाषा में था। और हमीर रासो है ये अहिरवाटी भाषा में जो जोधराज ने लिखा। और जो शरणदासी संप्रदाय की जो साहित्य है वो मेवाती भाषा में था। और संत दादू का ढूंढाड़ी भाषा में था। तो सूर्यमल मिश्रण का जो था वो डिंगल शैली में था, जो पश्चिमी राजस्थानी में। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना, मारवाड़ी की जो डिंगल शैली थी। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? राठी के नाम से जानी जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में है? मेवात क्षेत्र में। और संत महावजी का साहित्य भी पूछा जा सकता है, तो वो है वागड़ी भाषा में। तो उस क्षेत्र के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अहिरवाटी बोली है वो बहरोड और मुंडावर। मेवात की उपबोली है अहिरवाटी, यह उर्दू में पूछा था ग्रेड 3 में। अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में आती हैं। अहिरवाटी और मेवाती बोलियाँ उत्तरी पूर्वी राजस्थान विशेषकर ये बहरोड में बोली जाती हैं। खेराड़ी है वो किस क्षेत्र की बोली है? बूंदी और शाहपुरा की।
खेराड़ी जो बोली है वो मेवाड़, जयपुर, बूंदी, शाहपुरा में बोली जाती है। ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेराड़ी, मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का, हाड़ौती का, इन तीनों का मिश्रण है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। सुमेलित करना है तो इसमें जगरोती है वो करौली की है, और डाटी है वो बाड़मेर की है, डाटी या डटकी। नागरसोल है वो टोंक की है, और दावड़ी है वो उदयपुर की, दावड़ी है वो उदयपुर की, ये ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी जगरोती करौली में, मारवाड़ी डाटी बाड़मेर में, ढूंढाड़ी जो नागरसोल की है, टोंक सवाई माधोपुर, मेवाड़ी दावड़ी उपबोली है उदयपुर की। यानी जगरोती ढूंढाड़ी की उपबोली है, और डाटी है वो मारवाड़ी की उपबोली है, नागरसोल ढूंढाड़ी की उपबोली, और दावड़ी मेवाड़ी की उपबोली। क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है। नागरसोल टोंक सवाई माधोपुर में, दावड़ी उदयपुर में। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। और शेखावाटी इंडो आर्यन भाषा परिवार की राजस्थानी भाषा है। सम्मिलित करना है। बागड़ी हनुमानगढ़, और जगरोती करौली, धावड़ी उदयपुर, कोटवाड़ी सिरोही। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना, नजराना या नजरानो, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। और राजस्थानी की पहली फिल्म है वो नजराना या नजरानो, जो 1942 में रिलीज थी, जिसके निर्माता, निर्देशक और संगीतकार जीपी कपूर थे। प्रथम राजस्थानी नायक महिपाल, जो इस फिल्म का हीरो था महिपाल, और नायिका थी वो सुनैना थी। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली, यह सबसे लोकप्रिय ये थी जो 1961 में आई। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म की बात करें तो डूंगर रो भेद 1985 में। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म है वो लाज राखो रानी सती 1973 में। और प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म वो थी मारी प्यारी चंदना 1983, यानी 25 वर्ष में आई रजत जयंती के अवसर पर। मतलब 50 साल, रजत जयंती 50 साल को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुवाणी है वो क्या है? मरुवाणी है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। जो इस रेगिस्तान राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, तो दूसरे स्थान पर हिंदी बोलने वालों की संख्या में राजस्थान। राजपुताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम है? उपराई लिपि। राजपुताने की प्राचीन लिपि उपराई थी। बोली उपभाषा और मुख्य रूप से बोली जाती है किन क्षेत्रों में? तो इसका ऑप्शन 3 सही है। हाड़ौती है वो झालावाड़ बारा में, ब्रज भाषा धौलपुर भरतपुर करौली में, और मारवाड़ी है वो जोधपुर जैसलमेर में, शेखावाटी है वो सीकर झुंझुनू में। अब साहित्य का विकास, ये बोलियाँ हमने देखा है। अब साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ? भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया? 1450 से 1650, जो स्वर्ण युग कहलाता है। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा देख लो आप। प्राचीन काल में वीरगाथा काल जो 1050 से 1450 ईस्वी तक चला। फिर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल आता है 1450 1650 तक। फिर उत्तर मध्यकाल जो श्रृंगार रीति और नीति पर काल कहलाता है 1650 से 1850। आधुनिक काल जो विविध विषयों और विधाओं से युक्त है, जो 1850 ईस्वी से वर्तमान काल तक चला रहा है। राजस्थानी साहित्य में जो पर्ची या परिचय है वो व्यंजित करता है किसको? संतों के जीवन चरित्र को। राजस्थानी गद्य पद्य की विशेष शैलियाँ, ये बहुत अच्छा यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा। राजस्थानी गद्य पद्य की शैलियों में सबसे पहले पर्ची है। पर्ची क्या होती है? संत महात्माओं का जीवन परिचय। यह राजस्थानी भाषा में जिस पद्य पद्य रचना में मिलता है उसे पर्ची कहा जाता है। यानी संत महात्माओं का जीवन परिचय वो पर्ची कहलाता है। संत पिपारी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची, ये प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। ख्यात क्या होती है? देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर 1556-1605 के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। ख्यातों की प्रकृति के आधार पर कई भागों में इसको बांटा है, जिसमें लगातार या संलग्न इतिहास हो, जैसे दयालदास की ख्यात हो गई, अलग अलग बातों का संग्रह हो, जैसे नैन्सी और बांकीदास की ख्यात। रूपक, रूपक क्या है?
किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाती है। गजकुंड रूपक हो गई, राज रूपक हो गई, ये रूपक काव्य। वेली, वेली क्या है? वेली ग्रंथ है वो वेली छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय अलग अलग जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी वेली किशन रुक्मणी रही है। आगे है वचनिका। वचनिका क्या है? वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से ये बना है। वचनिका शब्द एक काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका ऐसी तुकांत गद्य और गद्य पद्य मिश्रित है जिसमें अंत्य अनुप्रास मिलता है। ये भी ध्यान रखना, कौन सा अनुप्रास? अंत्य अनुप्रास। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गार्डन कृत अचलदास खिंचरी वचनिका और खिड़िया जग्गा की राठौर रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, ये दोनों प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वचनिकाएं प्रसिद्ध है। द्वावेद। अब द्वावेद क्या है? यह कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है। द्वावेद गद्य का रूप है, ध्यान रखना, जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु द्वावेद उर्दू और फारसी के शब्दों में लिखा होता है। ये इसमें फर्क है। इनमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखिर, नक्सिक आदि का वर्णन है वो तुकांत और परवाह युक्त है वो होता है। अखमाल, देवड़ारी द्वावेद और राजा जय सिंह द्वावेद, ये द्वावेद ग्रंथ है। वात। वात क्या है? कई बार सवाल बना वात से। कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष सुविधा है। कहानी की तरह होती है। कथा कहने वाला कहता चलता है और जो सुनने वाला होता है वो हुंकारा देता है, यानी बीच बीच में आज जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहा है या ध्यान देता रहा है। पर इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया। गद्यमय और पद्यमय या गद्य पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। बाबूजी रिवात, कानरदेव रिवात, ये प्रमुख बातें हैं। प्रकाश क्या है? किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों और घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया। यह प्रकाश शब्द आ जाए तो प्रकाश है वो। वंश व्यक्ति विशेष उपलब्धियों और घटना विशेष पर ध्यान देती है। किशोरदास का राजप्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश। किशोरदास ने लिखा था राजप्रकाश, आसिया मान सिंह ने लिखा महायश प्रकाश, कर्णिदान ने लिखा सूरज प्रकाश, ये प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। मरसिया क्या? यहाँ से भी सवाल बहुत बार बने हैं। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मर्सिया काव्यों को रचना की गई। यानी शोक व्यक्त करने का है, राजा की मृत्यु हो जाए या व्यक्ति विशेष की। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता था। और ये रानी जगभद्रा मर्सिया कई बार सवाल बना है। ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह का है, उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। और रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल बनते हैं यहाँ से। मोतीलाल मेनारे के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो में कीर्ति होगी, विजय होगी, युद्ध होगी, वीरता होगी। रासो ग्रंथों में चंद्रवर्धय का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का बीसलदेव रासो, जोधराज का हमीर रासो, गिरधरासिया का सगत रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, रतन रासो कुंभकर्ण का। तो ये प्रमुख रासो हैं। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं सदी में हुई। 11वीं सदी में शुरुआत हुई। अगला सवाल है, आगे है विगत। विगत क्या है? विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। इसमें विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मूल और नैणसी की मारवाड़ी परगनारी विगत, उसमें प्रत्येक परगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती है। यानी विगत में काफ़ी विस्तृत रूप से हर एक क्षेत्र पर लिखा होता है। सखी। साखी। साखी क्या है? साखी जो साक्ष्य शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखी में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध हैं। श्लोका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोका क्या है? साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं उनके द्वारा ही लिखे गए। ये जन साधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाते हैं। राव अमर सिंह रा श्लोका, भाटी केर सिंह रो श्लोको, ये प्रमुख श्लोक हैं। जमाल। अब जमाल क्या है? जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा और फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। पहले तो पूरा दोहा पढ़ा जाता है, फिर 5वें चरण में दोहे का जो अंतिम चरण है उसको वापस दोहराया जाता है। तो राव इंद्र सिंह री जमाल है वो प्रसिद्ध है। झूलना क्या है? झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में ये गण होता है। इसमें ये गण अंत में होता है, 24 अक्षर का होता है। अमर सिंह राठौड़ राज झूलना, राजा गज सिंह राज झूलना, ये प्रमुख झूलना रचना है। तो ये सारे RBSC क्लास 10 से उठाए गए स्रोत हैं और यहाँ से सवाल कई बार बने हैं।
राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को कहा जाता है पर्ची। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? वात। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है, तो उसको प्रकाश ही कहेंगे। ऑप्शन 2, निम्न में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? वो रासों में मिलता है। मोतीलाल मेहनारी के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, उनके विजय, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो वो रासो कहेंगे। सोरठा छंद में गद्य और पद्य किस राजस्थानी शैली में लिखे गए थे? साखी शैली में लिखे गए थे। रानी जगभद्रा मर्सिया है वो किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराजा जगत सिंह। तो ये सवाल कई बार बना है। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संयोज कर रखा है, तो इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? इनको ख्यात कहा जाता है। ख्यात के विषय में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन 3, ख्यातों को भाट लोग संभालते हैं, ये असत्य कथन है। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। आगे हैं ख्यात विषय में से कौन सा कथन असत्य? ख्यात के बारे में असत्य कथन है 16वीं शताब्दी से पूर्व की विशेष घटनाओं का यथातथ विवरण मिलता है, ये सही नहीं है। बाकी सही देखो, इनमें राजवंश की वंशावली तिथियाँ उल्लिखित है। इनकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में हुई। इनका लेखन प्रशस्ति के रूप में किया गया। राजस्थान में पवाड़ा का क्या मतलब है? पवाड़ा एक लोक गाथा है, बहादुरों के विशेष काम का वर्णन करने वाली लोक गाथा होती है। राजस्थानी साहित्य में पौरा या पवाड़ा बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है। वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों और मोहरों पर उत्कीर्ण होता है वो कहलाता है पूरा लेखी। सरकारी विभाग, प्राचीन घराने, इनमें पाई जाने वाली बहियाँ, दस्तावेज, फाइलें, पट्टे, परवाने, ये लेख पूरा लेख कहलाते हैं। सुमेलित करना है। राजस्थानी पद्य के साहित्यकार और उनकी काव्य रचना है। प्रकार है राजस्थानी पद्य साहित्य के प्रकार, तो इसमें नृत्य संगीत मूलक काव्य होगा चरचरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरचरी क्या है? नृत्य संगीत मूलक काव्य है, इसमें नृत्य शामिल होता है। और चरित्र मूलक काव्य है वो हरिपिंगल है। मंगल मूलक काव्य धवल है। प्रेम मूलक काव्य बिसलदेव रासो है। ऑप्शन 1 इसका सही है। एक्सप्लेन देखते हैं। पद्य साहित्य में दुआ, सोरठा, गीत, कुंडलियाँ, छंद, छपय, रास, रासो, चौपाई, संधि, चरचरी, ढाल, चौडालिया, छह ढालिया, बेली, पावड़ा, फागु, मंगल, धवल, बारहमासा, विभालो, समाज, मार्तिका, बावनी, पुलक, हियाली, रेलुका, संजाय, स्रोत, श्रवण आदि आते हैं। ये सारे पद्य साहित्य में हैं। नरपति नाले द्वारा लिखित बिसलदेव रासो सांबर के राजा बिसलदेव और राजमती की प्रेम कथा पर आधारित है। वेली किशन रुक्मणी और छंदराव जस्सीरो इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने और वचनिका राठौर, रतन महेश, दासोत्री, खिड़िया जग्गारी गई प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है वो टेसिटोरी को है। लुइस पियो टेसिटोरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसिटोरी का नाम है वो आदर्श लिया जाता है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के इन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों से डॉक्टर टेसिटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने भारत बुलाया। फिर चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत में आने पर वैदिकांश राजस्थान में रहे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्य इन्होंने किया। डिंगल में लिखित पुस्तकों वेली किशन रुक्मणी और छंदराव जस्सीरो को संपादित करने और वचनिका राठौर, रतन महेश, दासोत्री, खिड़िया जग्गारी कई को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 1920 में बीकानेर में उनका देहांत हो गया। उस समय वह मात्र 30 वर्ष के थे। डॉक्टर टेसिटोरी ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन किया और प्राचीन राजस्थानी के व्याकरण पर भी प्रशंसनीय कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एल टेसिटोरी संबंधित हैं चारण साहित्य से। यह सवाल देखो बड़ा है। अगला सवाल है, इटालवी विद्वान टेसिटोरी किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए ये जान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने जो पुस्तक लिखी इसमें इसका दूसरा नाम क्या है?
इसका पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन 1 में। अब देखो इनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड के निवासी थे। 1800 ईस्वी में वहीं भारत आए और 1817 ईस्वी में कुछ रियासतों जिसमें पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे 1817 ईस्वी में। अपने सेवा काल में इन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की और इंग्लैंड जाकर इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। 1829 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रथम भाग जो राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध है। पहले भाग में तो यह है। 1832 में फिर द्वितीय भाग, उसमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हड़ौती राज्यों का इतिहास है। ये प्रकाशित हुए 2 भागों में। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ को इन्होंने समर्पित किए। फिर नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी, जो उसकी मृत्यु पश्चात 1839 में उसकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने प्रकाशित करवाया। इसकी दूसरी पुस्तक को तो मैडम कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसको समर्पित किया? कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को। एनाल्स के अलावा कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत की यात्रा कहलाता है, अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, उनको इन्होंने पश्चिमी भारत की यात्रा ग्रंथ समर्पित किया। इन्हें राजपूताना के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के इनको प्रथम विशेषज्ञ और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में भी लिखा। टॉड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। इसलिए इनको सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक है वो कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक है टॉड। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड किस स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे? पश्चिमी राजपूत। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी जेम्स टॉड ने। वो कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी यानी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था? जेम्स टॉड ने। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिम भारत यात्रा में समर्पित किया था। ये थी ज्ञानचंद्र को, अपने गुरु को। महान चरित्र रासु के रचयिता कवि नरोत्तम। यह सवाल बहुत अच्छा है। महान चरित्र रासो है, इसकी रचना कवि नरोत्तम ने की, जो आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का ये समकालीन था। आमेर शासक मान सिंह प्रथम का समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पृथ्वीराज रासो है, इस ग्रंथ के लेखक थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई, इसका मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी, ये भी ध्यान रखना है। चंद्रबरदाई का मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट वल्लादी। इनके द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है, जो पिंगल भाषा में लिखा गया है। ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम उपलब्ध महाकाव्य है। अगला सवाल है, कवि चंद्रबरदाई का अन्य नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट। चंद्रबरदाई किस शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज तृतीय का। 4 बांस 32 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ये विरोक्ति थी, ये थी चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरा अनुसार पृथ्वीराज के समकालीन उनके मित्र और राजकवि माने जाते हैं। इन्हीं के प्रसिद्ध हुए 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने सदभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मारा था। बिचलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र है वो कौन सी? राजमती। नरपति नालय द्वारा लिखित ये ग्रंथ सांबर के राजा बिचलदेव, जो विग्रह राज चतुर्थ कहलाता है, अजमेर के शासक, स्वान शासक, और राजमती की प्रेम कथा पर यह आधारित है। राजा भोज की पुत्री। बिचलदेव रासो के रचयिता है नरपति नालय। हमीर रासो और हमीर काव्य सारंगधर। अब देखो हमीर रासो संबंधित कुछ आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे लिखे हैं हमीर रासो। सारंगधर द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित इस ग्रंथ में रणथंभौर के राजा हमीर और मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का ओजस्वी विवरण है। हमीर संबंधित ग्रंथ है कुछ। हमीर रासो 14वीं सदी में रचित है और सारंगधर है। यह हमीर रासो जो 18वीं सदी में रचित है जोधराज द्वारा अहिरवाटी भाषा में, ये भी आपको ध्यान है। हमीर हट है रणथंभौर चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया हमीर हट। 2 हमीर रासो जिसमें एक 14वीं सदी में लिखा गया, तो वो तो सारंगधर ने 18वीं सदी वाला वो जोधराज ने लिखा। हमीर हट रणथंभौर में है दोनों ही।
एक चंद्रशेखर ने लिखा और एक लिखा था ग्वाल कवि ने। और एक हमीर आयन है वो पांडु व्यास ने लिखा। हमीर बंधन पूछा जाए तो अमृत कलाश ने लिखा, ये ध्यान रखना। हमीर बंधन। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का है। हमीर मदमर्दन जो मेवाड़ में जय सिंह सूर्य द्वारा लिखा गया। तो मेवाड़ के थे हमीर, ये रणथंभौर वाले अमीर थे, बाकी ऊपर वाले ये मेवाड़ के जो अमीर थे। हमीर मदमर्दन जय सिंह सूर्य द्वारा लिखित। हमीर रासो है वो किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है वो सगत रासो है। गिरधर जो मेवाड़ निवासी आसिया शाखा के ये चारण थे, इन्होंने सगत रासो की रचना की, जिसमें महाराणा प्रताप के जो छोटे भाई शक्ति सिंह हैं उनके चरित्र का वर्णन किया। सगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया। खुमान रासो ये लिखा था दलपत विजय ने। दलपत विजय द्वारा पिंगल भाषा में लिखित इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक मेवाड़ के गुइल वंशीय राजाओं का वर्णन है। इसमें बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक। मेवाड़ में गुइल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासों में मिलती है? खुमान रासों में यह मिलती है। कायम खा रासो लिखा था जान कवि ने, या अच्छा क्यों सुने। कायम खा रासो नियामत खा जान यानी कवि जान द्वारा यह रचा गया। इसका रचनाकाल 1691 है। इस काव्य में राजस्थान के कायम खानी वंश का इतिहास है वो वर्णित है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत ये लिखा था मनोद नैन्सी ने। मनोद नैन्सी द्वारा रचित ये मारवाड़ा प्रगनारी विगत, इसे गांवारी ख्यात या सर्व संग्रह भी इसको कहा जाता है। इसमें तत्कालीन समय के सभी प्रगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख साकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जातिवार घरों के संख्या के आंकड़े, आबादी आदि का वर्णन इसमें किया है। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। यानी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इस पर लिखा गया राजस्थान का गजेटियर। मनोद नैन्सी की किस रचना की तुलना आईन अकबरी से की जाती है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत। राजस्थानी की सबसे प्राचीन ख्यात राजस्थान के मनोद नैन्सी की ख्यात, यह राजस्थानी भाषा में रचित और सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात भी है। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेलगढ़, प्रतापगढ़ इन राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जौहरों इनका विस्तृत वर्णन है। इसमें चौहानों, राठौड़ों, कछुओं और भाटियों के इतिहास भी उपलब्ध हैं। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि इसमें कहीं भी हैं का प्रयोग नहीं हुआ है, हैं का इन्होंने प्रयोग किया ही नहीं। नैनश्री ख्यात है वो किस भाषा में लिखी गई? तो ये राजस्थानी भाषा में थी नैनश्री ख्यात। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? मनोद नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल मनोद नैन्सी को कहा है। अबुल फजल भी राजस्थान का ही था, नागौर का तो था, तो भी राजस्थान का अबुल फजल इनको ही कहा मनोद नैन्सी को। मनोद नैन्सी का जन्म विक्रम संवत 1610 से 1617 ईस्वी में हुआ था। मनोद नैन्सी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। मनोद नैन्सी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इन्होंने मनोद नैन्सी ख्यात, मारवाड़ की प्रगनारी विगत और ये प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे दो। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा था। उनको पता नहीं था कि अबुल फजल कहाँ के हैं, तब इन्होंने कह दिया भाई। मनोद नैन्सी किस राज्य का दीवान था? ये जोधपुर का दीवान था। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक दयालदास है। दयालदास जो बीकानेर के महाराजा रतन सिंह का विश्वास पात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयालदास ने दयालदासरी ख्यात ग्रंथ की रचना की। दयालदास द्वारा लिखित इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी वो मिलती है। इसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक का विस्तार विवरण पाया जाता है। राव बीका से लेकर करके सरदार सिंह के राज्यारोहण तक। इनकी अन्य रचनाओं में देखो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात है, देश दर्पण है, आख्यान कल्पद्रुम भी लिखी है, पवार वंश दर्पण भी इन्होंने लिखा, जस रत्नाकर, कर्णिक चरित्र, सुजस पावनी दयालदास के ग्रंथ है। बहुत अच्छा, इसमें ये सवाल आ सकते हैं। देश दर्पण, आख्यान कल्पद्रुम, पवार वंश दर्पण, जस रत्नाकर, कर्णिक चरित्र, सुजस पावनी। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे रतन सिंह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से देश दर्पण की रचना की थी दयालदास ने। अगला क्वेश्चन है, दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास है? बीकानेर का।
बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? दयालदास ख्यात। निम्न में से दयालदास की रचनाएं हैं वो कौन सी है? तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी है, देश दर्पण भी है और आख्यान कल्पद्रुम, ये तीनों ही है। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत में आया था। किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रताप रासो में अलवर की स्थापना का है। तो जयपुर की स्थापना का किस में है? जरूर कमेंट करें आप। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, जयपुर की स्थापना का वर्णन है वो किस ग्रंथ में है? कमेंट जरूर करें आप। अलवर की स्थापना प्रताप रासो जो जातसिक जीवन द्वारा रचित है। इसमें अलवर के राजा प्रताप सिंह के जीवन का विवरण है, ये ध्यान रखना है आपको। जातसिक जीवन। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इस गीत को किसने लिखा? बांकीदास ने। बांकीदास जो जोधपुर राजा मान सिंह के दरबारी कवि थे, इन्होंने लगभग 27 ग्रंथ की रचना की, जिनमें सूर सत्तीसी है, कर्पण दर्पण है, बांकीदास की ख्यात, दातार भावनी, बांकीदास ग्रंथावली है, सुपह सत्तीसी, सुपह छत्तीसी, ये भी ध्यान रखना, कुकवि बत्तीसी, सिंह सत्तीसी, कर्पण पच्चीसी, सुजत छत्तीसी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, चुगल मुख, चुगली करने वाला मुख, चुगल मुख चपेटिका, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की काली करतूतों के विरुद्ध जन जागरण का शंखनाद करने वाला इस देश के प्रथम कवि बांकीदास का टिंगल गीत, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, तो स्वतंत्रता संग्राम का ये बीज मंत्र बन गया था। बहुत सारा क्रांतिकारी इन्होंने जगा दिए थे। कवि राजा बांकीदास के शासक द्वारा संरक्षित ये राजकवि थे, तो ये थे जोधपुर के मान सिंह के। बांकीदास द्वारा रचित है, सुर छत्तीसी है, ये चारों ही हैं, दातार बावनी है, चुपा छत्तीसी है, चुगल मुख चपेटिका। इस सवाल में अगर एक भी मानो ये आते, ये नहीं आता तो भी दो ऑप्शन दे, दो तो कट हो जाते हैं, एक और दो। इसमें ये ध्यान नहीं होता ना, चुगल मुख चपेटिका, तो ये कर देते, लेकिन ये ध्यान रखना है, तो इसमें ऑप्शन 3 है। निम्न में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात, बांकीदास द्वारा रचित 2000 बातों के संग्रह वाली ये ख्यात तत्कालीन, कितने? 2000 बातों का संग्रह है ये। तत्कालीन समाज की वेशभूषा, आभूषणों, रीति रिवाजों के बारे में ये जानकारी अवगत करवाती है। मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़ वंश। मुंडियारी ख्यात, इस ख्यात में राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। राव सिया से जसवंत सिंह प्रथम तक, ये जसवंत सिंह के जीवन काल में लिखी गई थी और इस ख्यात को राठौड़ की ख्यात भी कहा जाता। किसका लेखक? वीरभान था। वीरभान ने राजरूपक लिखी। राजरूपक वीरभान द्वारा डिंगल शैली में लिखित इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर विलेद खां का ओजस्वी वर्णन है। ध्यान रखना किसके बारे में है? जोधपुर नरेश अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर विलेद खां के बारे में। फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया के बारे में देखते हैं। आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद्र भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास, ये प्रथम कहानीकार भी है, नाटककार भी है और उपन्यासकार भी है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया। इनके प्रसिद्ध नाटक जो केसर विलास है वो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक। इसके अलावा इन्होंने लिखा था बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल, ये राजस्थान के भारतेंदु कहलाते हैं। और इनकी प्रथम कहानी थी वो थी कनक सुंदर, ऐसा कुछ नाम था, कनक सुंदर है। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक थे शिवचंद्र भरतिया। निम्न में से राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक है शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक पद्मश्री सीताराम लालच। सीताराम लालच, इनका जन्म इनके ननियाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 में हुआ था। यह जोधपुर जिले के नरेवा ग्राम के निवासी थे। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश, ये ध्यान रखो, 2 लाख शब्दों में इन्होंने तैयार किया था। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक अन्य ग्रंथ की रचना की, राजस्थानी व्याकरण ग्रंथ भी लिखा। इस महान उपलब्धि के कारण ही एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालच को राजस्थानी जुबा की मसाल कहकर संबोधित किया। इनको राजस्थानी जुबा की मसाल भी कहा जाता है। सीताराम लालच, इनका क्षेत्र रहा है राजस्थानी भाषा और कोश रचना। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया सीताराम लालच ने। पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक भट्ट। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, जिसमें अजयराज, सोमेश्वर ये सारे हैं, और उनके उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रमाणित जानकारी भी मिलती है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? पृथ्वीराज विजय।
सही सुमेलित नहीं है इसमें। पृथ्वीराज विजय जैनक है, चंद्रवरदायी नहीं है। पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदायी का। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण और कुवलयमाला उद्योतन सूर्य का है और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य का है। जैनक ने कौन सी कृति लिखी थी? पृथ्वीराज विजय। राजविलास की रचना है मान कवि ने की थी। राजविलास, राजविलास यह मान कवि द्वारा लिखित। इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराजा राज सिंह, मेवाड़ के महाराजा राज सिंह की उपलब्धि का वर्णन, इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण और राजसमंद झील के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उदयपुर नगर निर्माण का पता चलता है राजविलास से, जो मान कवि द्वारा लिखित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बखतराम शाह। बखतराम शाह ने क्या लिखा? बुद्धि विलास। बुद्धि विलास ग्रंथ के रचयिता बखतराम शाह है। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्मश्री जीन विजय मुनि, जो पुरातत्वाचार्य ये विद्यानक हो। इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में मेरुतुंग आचार्य ने की थी। प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। 5 खंडों में। कितने खंडों में? 5। इन खंडों से विक्रमांक, सातवाहन मुद्राज, मुंज, नरपति भोज, चित्रा, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र, इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? तो उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणीरी। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा ये डिंगल शैली में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तृत है और दूसरा अड्डा ने इसको 500 वेद भी कहा है। डिंगल शैली में लिखा हुआ। वेली कृष्ण रुक्मणी लेखक पृथ्वीराज। पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है 1 व 2 दोनों, यानी गंगा लहरी भी है और वेली कृष्ण रुक्मणी। इनको पीथल कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को और पाथल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। इन्होंने पीथल और पाथल भी लिखा था। खुद को तो पीथल कहा और पाथल महाराणा प्रताप को कहा। पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म 1606 में बीकानेर में हुआ। पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र और बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। ये पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि और संस्कृत, डिंगल, पिंगल, ज्योतिष, युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में इन्हें पीथल नाम से जाना जाता है। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ठाकुर जी रधुआ, गंगा जी रधुआ, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर टेसिटोरी ने डिंगल का है, रुस्का है। पीथल और पाथल किन की है? कन्हैयालाल सेठिया की है। आप जरूर कमेंट करें पीथल और पाथल रचना किन की है। मुझे लगता है ये कन्हैयालाल सेठिया की होगी। तो उनमें पृथ्वीराज राठौड़ को उन्होंने पीथल का और महाराणा प्रताप को पाथल का है। कन्हैयालाल सेठिया की है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी इसके रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर की। अचलदास खिंसीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? गागरोन का। शिवदास गार्डन तो चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खिंसीरी वचनिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य में, यह अचलदास खिंसीरी वचनिका वीर रस में है और चंपू काव्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गागरोनगढ़ के जो खिंसी राजा अचलदास है उनका और मांडू भाषा उसंग शाह उनके युद्ध का जो 1423 में हुआ उसका वर्णन किया गया है, जिसमें अचलदास खिंसी है वो मारा जाता है। अचलदास खिंसीरी वचनिका नामक ग्रंथ शिवदास गार्डन। वीर सत्सई, बलवंत विलास और राव नंजाट ये सूर्यमल मिश्रण। 1815 में चारण कुल में जन्मे श्री सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पूर्वदा कवि इनको माना जाता है। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सत्सई, सती रासो, छंदम्युख, धातु रूपावली, राम रंजाट सबसे पहली रचना मात्र 10 या 11 वर्ष में इन्होंने 10 वर्ष में लिख डाली थी राम रंजाट। बलवंत विलास इन ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाएं हाड़ौती भाषा में। इन्हें वीर रसावतार भी कहा जाता है। आगे है वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्न में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? बूंदी। छंदम्युख के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में बोली हाड़ौती। महान कवि सूर्यमल के बारे में कौन सा कथन गलत है? मेवाड़ के निवासी नहीं थे, ये गलत हो गया। वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। बूंदी के इतिहास का वर्णन और इनके कविता से बहादुर की भावना का उदय। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण ने वंशोदय लिखा नहीं। पद्मनाभ का आनंद प्रबंध का है। कर्णिदान सूरज प्रकाश और मंडन है वो राजवल्लभ द्वारा। राजवल्लभ का मंडन लिखा, कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, राजवल्लभ मंडन ने लिखा और सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखा। कौन से ग्रंथों की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई?
तो ये चारों ग्रंथ है वंश भास्कर, धातुरबावली, बलवंत विलास और सतीरासो। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि है वो सूर्यमल मिश्रण है। सतीरासो ग्रंथ है वो सूर्यमल मिश्रण का है। वीर सच्चाई के लेखक सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सच्चाई स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्यमय उद्गार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम का पहला काव्यमय उद्गार है। वीर सच्चाई के पहले दोहे में समय पलटी शीश के उद्घोषणा के साथ वह अंग्रेजी दास्ता के विरुद्ध बिल्कुल बजाते प्रतीत होते हैं। कायर पति के प्रति वीरांगना की व्यंग्यात्मक उक्ति है। कंद घरे किम आविया त्यहाँ रो घनत्रास, लेंगे मुझे लुकीजिए बेरी रो न विश्वास। यानी जो पत्नी है वो कह रही है कि लहंगे में आप लुक जाइए, यानी छुप जाइए, बेरी का कोई विश्वास नहीं, यहाँ आकर के भी मार सकते हैं, यहाँ छुप जाओगे तो कोई देखेगा नहीं, ऐसा कुछ है। भाई आपने युद्ध भूमि छोड़ करके घर क्यों आ गए, तो वो उसको लज्जित कर रही है कायर पति को। राजस्थान के एक एक रणबांकुरे को ललकारते हुए कहते हैं, इला न देनी अपनी हलरिया उधराए, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये सवाल भी आ चुके हैं, इला न देनी अपनी ये किनका है, इस प्रकार का। स्वतंत्रता के पहले असफल संग्राम से हिज कर वह रणबांकुरों को स्पष्ट बता देते हैं, जिन बन भूल न जावता गेंद गवे गिडराज, तीन बन जम्बू का ताखड़ा उदाम मंड्याज। इस प्रकार स्रोत RBS सिखा है। इला न देनी आपने ये सवाल आ चुका है। देखो वीर सच्चाई सही है, पंक्तियाँ ली गई है। कंद घरे की माविया त्यहाँ आरो घनत्रास, ये भी उपयुक्त दवा सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखा गया। वंश भास्कर रचिता है सूर्यमल मिश्रण। अगला सवाल है सूर्यमल मिश्रण के बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर नामक जो पिंगल काव्य ग्रंथ है, ये पिंगल से लिखा है। बूंदी राज्य का विस्तृत ऐतिहासिक और राजस्थान के अन्य राज्यों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया इसमें। यह ग्रंथ 8 खंडों का महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने 8 तो खंड है और ये महाकाव्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसमें लगभग 2500 पृष्ठ है। इसमें 5 से 6 भाषाओं का प्रयोग भी है। वंश भास्कर को पूर्ण करने का कार्य इनके दत्तक पुत्र मुरारी दास ने किया था। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी कवि थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय है वो हड़प चौहान वंश का इतिहास है। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सच्चाई वो किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? बूंदी से। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को पूर्ण किया मुरारी दास ने। बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं सूर्यमल मिश्रण के ग्रंथों पर। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं। यह कथन किस ग्रंथ के बारे में है? वंश भास्कर के बारे में। 2500 पृष्ठों का है, बहुत बड़ा है। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नह तरंग रचित है? नह तरंग है राव बुद्ध सिंह। राव बुद्ध सिंह ने ये लिखा था। महाराव राजा बुद्ध सिंह बूंदी नरेश राव राजा अनिरुद्ध सिंह के पुत्र महाराव राजा बुद्ध सिंह थे। इन्होंने नह तरंग नामक रीति ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा ब्रज भाषा बूंदी के है, ब्रज भाषा की रचना है ये। निम्न में से किसने राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर यानी अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो 1863 से 1947 ईस्वी, इनका जन्म है वो सिरोही रियासत के रोहिड़ा ग्राम में 14 सितंबर 1863 ईस्वी को हुआ। यह भारतीय इतिहास साहित्य के पूर्व इतिहासकार थे, जिन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन यानी प्राचीन लिपिमाला, राजपूताना का इतिहास कर 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। भारतीय लिपि का शास्त्र लेखन कर 1894 में अपना नाम गिनीज बुक में लिखवाया। लॉर्ड कर्जन के संपर्क में आने पर ओझा जी की विद्वता से प्रभावित होकर कर्जन ने इन्हें अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बना दिया। लॉर्ड कर्जन ने इनको अजमेर में म्यूजियम का अध्यक्ष बनाया। सर्वप्रथम इनका 1911 में सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी इनको। इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अलावा नैणसीरी ख्यात का संपादन और टॉड कैनाल्स की त्रुटियों का परिशोधन कर हिंदी में अनुवाद किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा। निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य भरतेश्वर बाहुबली घोर के रचयिता है? वज्रसेन सूरी। ये राजस्थानी भाषा में लिखित है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ वज्रसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर है और ये सबसे प्राचीन भी है। भरतेश्वर बाहुबली रास है वो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। रास शालिभद्र सूरी, घोर वज्रसेन सूरी। वज्र का अर्थ भी घोर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे आप जुड़ जाओगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे।
रास शालिभद्र। राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक है शालिभद्र सूरी। जमींद्रो धनी कुणी और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया। जमींद्रो धनी कुण और मिंजर। कन्हैयालाल सेठिया जो 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ शहर में हुआ यानी चूरू में। कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी और हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें धरती धोरारी, पाथल और पिथल ये इनकी है। यह प्रसिद्ध रचनाएं धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव की इस कृति में सेठिया का योगदान रहा है। कौशल भार्गव की यह कृति है धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले कौशल भार्गव। देखो धरती धोरारी रचना इनकी है, इसी पर एक नृत्य नाटक लिखा है वो कौशल भार्गव ने। ये सवाल बन सकता है कौशल भार्गव की इस कृति में सेठिया का योगदान रहा। इसकी पंक्तियाँ आ तो सुरगा ने शर्मावे, यहीं पर देव रमन ने आवे, ये धरती धोरारी सेठिया जी ने सर्जित की थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल भी मिला था। इनकी रचना शब्द के लिए 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार, 1988 में निर्ग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार इनको दिया गया। देखो ये भी ध्यान रखना है, शब्द इनकी है, निर्ग्रंथ भी इनकी है, मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। इनके प्रमुख कृतियाँ हैं हिंदी प्रतिबिंब, प्रणाम, मर्म, निष्पत्ति, दीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदय, वनफूल। और ये राजस्थानी भाषा में बात करें तो इन्होंने लिखी मिंजर, शब्द, सतवाणी, कुंकू, अघोरी काल, मायड़ रोहेलो, गलगचिया है, डीठ, लील टांस और रमणीय रस सोरठा। डीठ भी इनकी है, रमणीय रस सोरठा बहुत अच्छी रचना है सारी। धरती धोरारी यहाँ रचना कन्हैयालाल सेठिया की है। लील टांस के लेखक है वो कन्हैयालाल सेठिया है। उन्नीस का सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? यह रेट लेवल सेकंड में आया था 2022 में शब्द के लिए। प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पिथल के रचयिता थे वो थे कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती धोरारी। पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी। 1543 ईस्वी के इस महाकाव्य में अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध जो 1303 में उसका वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की थी 1540 ईस्वी के आसपास। कानड़ प्रबंध का रचयिता था पद्मनाभ जो जालोर के चौहान अखेराज के आश्रित थे। ये रचनाकार ने कानड़ प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने वीर रस प्रदान इस रचना को राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थानी महाकाव्य कहा जाता है। कानड़ प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रारी बांध ये ग्रंथ में कानड़ और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों का सोपाई दो आदि से युक्त रोचक वर्णन मिलता है इसमें कानड़ प्रबंध में और वीरमदेव सोनग्रारी बांध में। इसके द्वारा रचित ग्रंथ हमीरायण में भी जालोर शासकों का वर्णन है। हमीरायण भी इन्होंने लिखा था। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कानड़ प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? वीरमदेव सोनग्रारी बात। हमीरायण के रचयिता है पद्मनाभ जय सिंह सूरी, लेखक थे हमीर मदमर्दन। जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मदमर्दन में जत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला युद्ध जो कि उदयपुर के आसपास जो भूताला युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें जत्र सिंह विजयी रहा। इसमें जत्र सिंह जीता था, लेकिन इसमें जो हमीर कहा गया वो इल्तुतमिश को कहा गया, ये ध्यान रखना है। हमीर मदमर्दन यानी इल्तुतमिश के घमंड को मारा या नाश किया जत्र सिंह ने, इल्तुतमिश को इसमें हमीर कहा गया। हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक हैं जय सिंह। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? वीर विनोद उदयपुर का इतिहास है। कविराज श्यामलदास ददवाड़िया द्वारा रचित 1871 ईस्वी वीर विनोद ग्रंथ में उदयपुर राज्य का इतिहास है। ध्यान रखना, इसमें उदयपुर राज्य का इतिहास है, कविराज श्यामलदास ददवाड़िया द्वारा लिखा। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद 5 बड़ी जिल्दों में उपलब्ध है, 5 जिल्दों में है।
प्रथम जिल्द में तो यूरोप, एशिया, अमेरिका, एशिया के कुछ देशों और भारत का भौगोलिक वर्णन है। और इसके पश्चात प्रारंभिक काल से लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल तक का भारत का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरी जिल्द में क्या है, राणा रतन सिंह से लेकर अमर सिंह प्रथम तक मेवाड़ का इतिहास है। और तीसरी जिल्द में महाराणा कर्ण सिंह से लेकर अमर सिंह सेकंड के शासनकाल तक मेवाड़ का इतिहास। और चौथी जिल्द में अमर सिंह सेकंड से जगत सिंह सेकंड तक के काल का मेवाड़ का इतिहास। और पांचवीं जिल्द में जवान सिंह से सज्जन सिंह के शासनकाल तक का मेवाड़ का इतिहास है। बहुत अच्छा ग्रंथ लिख डाला इन्होंने, सारा इतिहास लिख डाला मेवाड़ का। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता थे श्यामलदास। श्यामलदास के बारे में हम देखते हैं। 1836 से 1893 तक। इनका जन्म 5 जुलाई 1837 को शाहपुरा भीलवाड़ा के धोकलिया गांव में हुआ था। श्यामलदास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह का आश्रित कवि थे। महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया। ये ध्यान रखना, ये इतिहास लिखा था महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो पाया। 21 वर्ष टाइम लग गया इनको। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामलदास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद जो 1935 ईस्वी में इनको उपाधि दी। और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कविराज जो 1879 में और महामा उपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। ब्रिटिश सरकार ने तो इनको केसर हिंद 1935 में उपाधि दी और सज्जन सिंह ने इनको कविराज और महामा उपाध्याय की उपाधि 1879 में दी। लेखक और उनके लेखन के साथ सही मिलान करना है। वीर विनोद, मेवाड़ का इतिहास, श्यामलदास, ये सही है। निम्न में से कौन केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित है? श्यामलदास। कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति है वीर विनोद। लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी, ये विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में 1926 में हुआ था। देथा बिज्जी नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं। उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित है। 14 खंड बातारी फुलवारी यानी कहानियों का बगीचा। इसके 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 खंडों में, लेकिन इसका जो 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा, राजस्थान के प्रचलित प्रेम कहानी का विवेचन, जेठवेरा, सोहटा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार और 2011 में रावसिया अवार्ड से और 2007 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित इनको 2007 में किया। मारो बदलो, तीड़ो राव देथा के 2 प्रमुख लोक उपन्यास है। मारो बदलो और तीड़ो राव इनके उपन्यास है जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य इन्होंने किया। तीड़ो राव प्रतीक है उन व्यक्तियों का जो अयोग्य होते हुए भी अपने तिकड़म और छल प्रपंच से जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मारो बदलो उपन्यास सामंती व्यवस्था की विकृति पर कड़ा प्रहार है। इसके अलावा प्रिय मरनाल, रोंक, उलझन, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के 3 हत्यारे, कैंचुली, द डिलेमा, लेखो हिटलर, इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये बहुत अच्छे यहाँ से सवाल बन सकते हैं। उनकी कृतियों पर दुविधा जो 1973 में और परिणति जो 1989 में और चरणदास चोर 1975, पहली 2005 ये फिल्म बन चुकी है। इनकी कृतियों पर बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न से नवाजा गया। 2012 में बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे जो बोरुंदा जोधपुर में स्थापित किया कोमल कोठारी के साथ मिलकर। बातारी फुलवारी कितने खंडों में? ये सवाल देखो, 14 खंडों में। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा का। विजयदान देथा के बारे में सही कथन। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई, सही कथन है। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक, बिल्कुल सही है, दोनों सत्य है। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से विजयदान देथा द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजनीति लोककथा का रूपांतरण था। मणिकोल की फिल्म दुविधा किस किस कृति पर आधारित है? विजयदान देथा। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा और पहली, ये दोनों दुविधा पुस्तक पर फिल्में बनी हैं। निम्न लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? विजयदान देथा की कहानी पर। राजस्थानी भाषा में दुविधा और लेखो हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता विजयदान देथा है। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया? विजयदान देथा को। अगला क्वेश्चन है, कवि राजा श्यामलदास और पुरातत्ववेत्ता मुनि जिनविजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है भीलवाड़ा। मुनि जिनविजय भीलवाड़ा से।
यह पूरा सामग्री शोध को समर्पित मेवाड़ राज्य के ज्ञान योगी थे, जिनके मार्गदर्शन में 1950 में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुनि जिनविजय के मार्गदर्शन में राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1950 में हुई, यानी राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय यही कहते हैं इसको। इनका जन्म 1889 में तत्कालीन मेवाड़ रियासत में भीलवाड़ा परगने के गांव रूपाहेली बड़ी में हुआ। इनका जन्म का नाम किशन सिंह और दीक्षापुरु का लौकिक नाम या उपनाम रणमल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखो। जन्म का नाम किशन सिंह और दीक्षापुरु का इनका लौकिक नाम था रणमल। राजस्थान खोज एवं अनुसंधान केंद्र ऐसा कुछ नाम है ये। हमीर महाकाव्य के लेखक थे नयनचंद्र सूरी। नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखित इस ग्रंथ से रणथंभौर के 54 वंशों के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान 1299 से 1301 के बारे में जानकारी मिलती है। रणथंभौर के 54 शासकों की जानकारी जिस ग्रंथ से प्राप्त होती है वो हमीर महाकाव्य। रसिक रत्नावली नरहरिदास ने लिखी थी। रसिक रत्नावली ये राजस्थानी भाषा के ग्रंथ रसिक रत्नावली के रचयिता नरहरिदास है, राजस्थानी भाषा का है। सुंदर विलास सुंदरदास ने। सुंदरदास जी जिनका जन्म 1597 में दौसा में। सुंदरदास ने इनके अलावा और ग्रंथ के सर्वांग योग, बावनी, 12 अष्टक, ज्ञान समृद्ध, सुंदर विलास और सवैया। सवैया ज्ञान समृद्ध, ये ध्यान रखना। 12 अष्टक, सर्वांग योग, बावनी, ढोला मारूरा दुआ इसके रचयिता कवि कलोल। ढोला मारूरा दुआ कलोल द्वारा 1530 विक्रम संवत में रचित एक श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगार करने वाला, जिसमें संयोग और वियोग की अनेक अवस्थाओं का सरस और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग और वियोग दोनों शामिल हैं। इस ग्रंथ में नरवर के राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी या मारू की प्रेम कथा का मार्मिक और जीवंत चित्रण है। नरवर का राजकुमार ढोला और पुंगल की राजकुमारी मारवणी या मारू, इनके प्रेम कथा का चित्रण है। ये सवाल याद देखो। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष। आयु का पूछ लिया। ढोला मारू पोंगल राष्ट्र में अकाल के कारण वहां का शासक नरवर चला गया, तो नरवर के नरेश नल ने पोंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया। कहानी क्या कहते हैं उसके बारे में है। पोंगल राष्ट्र में अकाल पड़ा तो वहाँ का शासक है वो नरवर चला गया, और नरवर का जो नरेश नल था उन्होंने पोंगल नरेश का अत्यधिक सत्कार किया, और नल के पुत्र का नाम था वो था ढोला, और पोंगल नरेश की रानी ढोला को देखकर उसने अपनी पुत्री मारू का विवाह ढोला के साथ कर दिया। इस समय ढोला की आयु तो 3 वर्ष और मारू की उम्र वो 1.5 वर्ष थी। जब ढोला बड़ा हुआ तो उसका विवाह है वो मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो गया। मालवण को ढोला मारू के विवाह की जानकारी है वो नहीं थी। जब मारू के युवावस्था में अपने पति ढोला को देखा तो वह उससे मिलने के लिए आतुर हो उठी, और मालवण ने इनके मिलन में अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी, और अंत में मारू और मालवण दोनों एक साथ रहने लगे। ढाडी जाति के व्यक्ति इस लोक काव्य को सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। वीरमायण का रचनाकार बादर ढाडी। वीरमायण जो बादर ढाडी के इस काव्य में खेड़ के रावल मलिनाथ और उसके पति से गोगादे द्वारा किए गए युद्धों का विशेष विवरण है। ये ध्यान रखा। खेड़ के रावल मलिनाथ और भतीजे गोगादे द्वारा बादर ढाडी वीरमायण में ये लिखा गया है। बादर ढाडी की रचना काफ़ी लंबे समय तक श्रुतिनिष्ठ काव्य के रूप में रही, और महाराजा मान सिंह के काल में उनके आश्रित कवि बुज्जी आसिया ने इस काव्य का प्रथम बार संकलन कर महाराजा के पूर्वज वीरमदेव के नाम पर इसका नाम वीरमायण रखा। बुज्जी आसिया ने इस काव्य का पहली बार संकलन किया, और महाराजा के पूर्वज थे वीरमदेव, उनके नाम पर इसका नाम वीरमायण रखा, और इससे पहले बादर ढाडी की निशानियाँ कहलाती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वीरमायण का पहला नाम क्या था। बादर ढाडी की निशानियाँ। अगला सवाल है कीर्तर बावनी के लेखक। कीर्तर बावनी है वो दूरसाडा ने लिखा था। अब दूरसाडा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1592 में मारवाड़ के धुंधला गांव इन वर्तमान पाली में वहाँ हुआ था, और ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव दिया। दूरसाडा डिंगल के श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने विरुद्ध छत्री यानी ये महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा है, और चालकनेस, माता जीरो छंद, कीर्तार बावनी, दुआ सोलंकी वीरमदेव जीरा, आजाजीरी, भुच्चर मोरी गजगत और मान सिंह जीरा झूलना, ये प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति है, वो दूरसाडा की है पीतल की मूर्ति। सुमेलित नहीं है। कीर्तार बावनी कवि श्रद्धास की नहीं है। दूरसाडा की देश दर्पण, शंकरदास जामोर का, सूर्य का, कर्णिदान का, और रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवक का है।
किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावना पुस्तक भेंट की? तेज कवि जैसलमेरी ने। और 1943 में जैसलमेर के तेज कवि ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया और 1943 में इन्होंने स्वतंत्र भावनी की रचना की थी। वैदिक सार और पूजा पद्धति या पुस्तकों की रचना करने वाले थे जोरावर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान को सवाल आया था JEN एग्जाम में। महाराजा जोरावर सिंह तो 24 फरवरी 1736 को बीकानेर के सिंहासन पर बैठे तो उनके बनाए 2 संस्कृत ग्रंथ वैदिक सार और पूजा पद्धति बीकानेर के पुस्तकालय में है। ये जोरावर सिंह महाराजा द्वारा ये लिखी गई। सुमेलित नहीं है इनमें से। जिन सूरी ने माधवनाल कामकंदला लिखा नहीं, ये 1527 में गणपति द्वारा ये लिखा गया था, वो भी राजस्थानी में। हरिभद्र सूरी दुर्ताख्यान लिखा, विद्युतन सूरी कुवलेमाला और पद्मनाभ कानरदे प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम के रचयिता है कृष्णानंद व्यास। राग कल्पद्रुम की रचना मेवाड़ निवासी कृष्णानंद व्यास द्वारा की गई। इस ग्रंथ का संबंध संगीत से है। कृष्णानंद व्यास की रचनाएं राग कल्पद्रुम है और राग रत्नाकर भी है। राग चंडिका के रचयिता द्वारका भट्ट है। राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता पुंडरीक विठल। महाराजा मान सिंह के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रय में पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग मंजरी और रस मंजरी नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में हस्तकार रत्नावली नामक संगीत ग्रंथ लिखा गया। कवि पुंडरीक विठल ने नर्तन निर्णय, ब्रजकला निधि और राग चंद्रसेन आदि संगीत ग्रंथों की भी रचना की। राग मंजरी के रचयिता है पुंडरीक विठल। मध्यकालीन ग्रंथ है मान कौतूहल। उसकी विषय वस्तु क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। ध्रुपद गायन शैली से संबंधित मान कौतूहल ग्रंथ की रचना मान सिंह ने की, जो संगीत शास्त्र का मुख्य चिंतक और लेखक था। अगला सवाल है, आनंद विलास के रचयिता है वो कौन थे? आनंद विलास लिखा था महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट ने। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा रचित ग्रंथ और कौन कौन से हैं? भाषा भूषण है, आनंद विलास है, अनुभव प्रकाश है, सिद्धांत बोध है, चंद्र प्रबोध है, सिद्धांत सार है और नायिका भेद। कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? चंद्र प्रबोध है, वो महाराजा जसवंत सिंह है। हरिरस, राग कैलाश, सभा परव ये ईश्वरदास की है। सुमेलित नहीं है इनमें। ऑप्शन 4 मतीराम ललित ललाम लिखी, नरहरिदास अवतार चरित्र और दयाबाई दयाबो लिखा। और सुजन चरित्र है वो बूंदी शासक सुरजन हाड़ा और चंद्रशेखर ने लिखा। सुजान चरित्र है वो भरतपुर शासक सुजान सिंह के ऊपर लिखा गया था कवि सूदन द्वारा, तो ये अलग है। सुरजन चरित्र अलग है जो सुरजन हाड़ा बूंदी शासक पर चंद्रशेखर ने लिखा, और सुजान चरित्र भी अलग है जो भरतपुर शासक सुजान सिंह पर कवि सूदन ने लिखा था। सुमेलित नहीं है। महादेव पार्वती बेली शिवदास गार्डन की नहीं है। महादेव पार्वती बेली सायाजी झूला की यह पुस्तक है। हाला झादारी कुंडलिया ईश्वरदास पारट की है। गुण भाषा हेम कवि की है। राव जयसिर छंद है वो बिटू सुजा द्वारा लिखा गया। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें लिखी थी नाथू सिंह महियारिया ने। उदयपुर में जन्मे कवि नाथू सिंह महियारिया मेवाड़ राजघराने के ये राजकवि थे। उनके कृति में वीर सत्सई है। नाथू सिंह महियारिया ने वीर सत्सई भी लिखा। देखो, एक तो वीर सत्सई लिखा था सूर्यमल मिश्र ने और एक वीर सत्सई लिखा है नाथू सिंह महियारिया, दोनों का है वीर सत्सई। कश्मीर शतक इन्होंने लिखा, चुंडा शतक भी लिखा, पत्ता शतक भी लिखा, वीर शतक भी लिखा, गांधी शतक भी लिखा, हाड़ी शतक, झालामान शतक, करणी शतक, स्फुट रचना आदि प्रसिद्ध है। शतक के शतक इन्होंने मारे हैं बहुत सारे। रचना लेखक में सम्मिलित नहीं है इनमें से। बोल भारमली ये इनकी नहीं है, ये सत्यप्रकाश जोशी की, तो ऑप्शन 1 ही सम्मिलित नहीं है। पागी चंद्र प्रकाश देवल की है। और कोडम देव मेघराज मुकुल की है। पग भैरव मणि मधुकर की है। बोल भारमली है वो राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार सत्यप्रकाश जोशी द्वारा रचित काव्य है, जिसके लिए उन्हें सन 1977 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। बोल भारमली रचनाकार सत्यप्रकाश जोशी हैं। युग में सुमेलित हैं सत्यप्रकाश जोशी, बोल भारमली। पादली के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाड़ी। चंद्र सिंह बिरकाड़ी, इनका जन्म हनुमानगढ़ की नौहर तहसील के गांव बिरकाड़ी में हुआ।
इनकी महत्वपूर्ण रचना बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति है, यानी प्रकृति पर लिखी गई ये प्रथम है बादली। चंद्र सिंह की दूसरी कृति है वो लू है। आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बादली आधुनिक राजस्थान की भी प्रथम कृति मानी जाती है। और इनकी दूसरी कृति है लू, उसमें भी प्रकृति का विशुद्ध चित्रण है। डपर, साँझ, सीप, बालसाद, दिलीप, चित्रांगदा, कालजेरी कोर, के मुकरणी और जफरनामो इनके अन्य प्रसिद्ध रचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने भी लिखी। लू काव्य का रचनाकार है वो है चंद्र सिंह बिरकाड़ी। साहित्य रचना साहित्यकार सुमेलित नहीं है। बादली चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बदाणी की है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा की। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो 1906 से 76 ईस्वी, इनका जन्म चुरू में 1903 ईस्वी में हुआ। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक शोध निबंध पर 1943 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डी लिट की उपाधि प्रदान की थी। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री के.एम. पन्नीकर के सहयोग से राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्र में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए 1945 ईस्वी में दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना की और इसके निदेशक भी रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। दशरथ शर्मा 1945 शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना के.एम. पन्नीकर के सहयोग से। फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका है फ्रांसेस टफ्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया सवाल होगा आपके लिए। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म 24 जून 1916 मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झालाकुल में हुआ। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए और आवाज़ उठाने वाली वह संभवतः राज्य की पहली राजनेता थी। कौन? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने हुंकारो दोसा, मूमल, हिंदू कस के उस पार, केरे चकवाबाद, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान इन्होंने लिखी। अमोल एक बाता भी इनकी है। सूलिरी सुया माथे, गजबन और रजवाड़ों के रीति रिवाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गजबन भी इनकी है। जैसे किताबें काफ़ी चर्चित रही इनकी। एक विदेशी महिला फ्रांसेस टैफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से उनकी जीवनी लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विदेशी महिला थी फ्रांसेस टैफ्ट, इन्होंने इनकी जीवनी लिखी फ्रॉम पर्दा टू द पीपल के नाम से। किनकी जीवनी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्मेलन 1978 में न्यूयॉर्क में वह भारतीय प्रतिनिधि भी बनी थी और इन्हें रुचि कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 में सम्मानित किया, प्रथम महिला बनी थी राजरत्न पुरस्कार लेने वाली। और गुर्जर समाज के आराध्य देवनारायण बगड़ावत की माँ गाथा के लिए 1984 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का 24 मई 2014 को निधन हो गया। बहुत अच्छी सी यहाँ सवाल बनने लायक जानकारियाँ थी। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार हैं इसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, वो कहानीकार है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? साहित्य क्षेत्र में। रुचि कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। यह रुचि कथाओं का राजस्थानी अनुवाद है गजबन। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। समराइज का रचयिता है हरिभद्र सूरी। समराइज का हरिभद्र सूरी की रचना है समराइज का, यानी समराइज की कथा। अनेकांत जय पताका, अनेकांत वाद प्रवेश, छठ दर्शन समुच्चय, शस्त्र वार्ता समुच्चय, धुरताख्यान, योग शतक, ये इनके द्वारा हरिभद्र सूरी द्वारा लिखे गए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पग फेरो, यह मणि मधुकर की रचना है। मणि मधुकर हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार मणि मधुकर ने पग फेरो, भरतमुनि के बाद, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। हवा में अकेले, कालो घोड़ो, सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, बहुत अच्छे से रचना है। निम्न में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? जमारो है वो इनकी नहीं है। तो जमारो किनकी है ये भी देखते हैं, आगे आएगा। श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना की थी महाराजा हमीर ने। श्रृंगार हार रणथंभौर शासक हमीर द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में 20 भाषा रागों
15 जनक रागों और 58 देसी रागों का वर्णन किया गया। प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक था राजशेखर। प्रबंध कोश के रचयिता है वो राजशेखर है, और प्रबंध चिंतामणि पूछा जाए तो वो मेरुतुंग है। निम्न में से कौन सा साहित्य कृति लेखक को सुमेलित नहीं है? प्रबंध कोश चंद्रशेखर सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का है, राजवल्लभ मंडन का है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर का है। गला लैंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? अमरनाथ जोगी ने। गला लैंग वीर काव्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब गुलाल सिंह पर कडाना की लड़ाई में गुलाल सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। कालू कडानिया की बेटी फूल के आग्रह पर ठाकरडा के जोगी अमरनाथ ने गला लैंग यानी गुलाल सिंह की कथा को गीत पद किया। अभी लगभग सेकंड ग्रेड में सवाल आया था कि गला लैंग किस पर आधारित है? गुलाल सिंह की कहानी है इसमें। गुलाल सिंह की कथा को गीत पद इसमें किया गया है अमरनाथ द्वारा, जिसके लिए डूंगरपुर के महारावल से उसे जागीर भी मिली। इसकी शुरुआत ठकराड़ा गांव के अमरनाथ जोगी ने गला लैंग के वीर का नाम को एक कविता के रूप में प्रस्तुत कर की। पांगड़ क्षेत्र दक्षिण राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में गला लैंग नामक ये लोक कविताओं में लोक देवी देवताओं को देवता के रूप में प्रस्तुत कर उनके गुणों और कर्मों को चमत्कार की तरह वर्णित किया जाता है। इसे तंबूरा पर जोगी लोग हैं वो गाते हैं। सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? विष्णुदेव रासो नरपतिनालय, ये तो सुमेलित है। खोमन रासो दलपत विजय सही है। वेलिकेशन रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ सही है। राव जैत सिंह छंद शिवदास गार्डन नहीं है, बिठू सूजा है। बीकानेर के राव जैत सिंह की प्रशंसा में सूजा जी यानी बिठू सूज नगर जोत ने इस ग्रंथ की रचना की थी। राव जैत सिंह छंद के लेखक है बिठू सूजा। पाबू प्रकाश के लेखक है मोड़जी आसिया। पाबू प्रकाश पाल पौरसातन महाकवि मोड़जी का ये महान ग्रंथ है। इसमें पाबू जी का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और ऐतिहासिक वर्णन है। पाल पौरासतन पाबू जी का दूसरा नाम है, इनको पाल पौरासतन भी कहा जाता है पाबू जी को, ये ध्यान रखना है। भागर भूषण, महिषी पसीसी और समाद अमल दारूरो इनके अन्य ग्रंथ है। मोड़जी आसिया के अन्य ग्रंथ है। जिनमें से कौन सा एक उपन्यास रंगे राघव द्वारा लिखित नहीं है? मिट्टी का कलंक, ये इनका नहीं है। मुर्दू का टीला इनका है। कब तक पुकारूं इनका है। सीधा साधा रास्ता भी इनका है। कब तक पुकारूं भी इनका है। मिट्टी का कलंक के रचयिता यदुवंदर शर्मा चंद्र है। राज रत्नाकर के लेखक है सदाशिव। राज विनोद का रचयिता है सदाशिव भट्ट। राज विनोद भट्ट सदाशिव द्वारा लिखित इस ग्रंथ से बीकानेर राज्य की सामाजिक आर्थिक और सैनिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। पुस्तकें लेखक में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? राज विनोद जगजीवन भट्ट की नहीं है। नागदमन साइंस झूला की है। सूर सिंह रघुछंद माधोदास चारण लिखा। जस रत्नाकर विठल दास ने लिखा। म्यूटनेज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक है आई टी प्रिचार्ड। ये सवाल बहुत अच्छा है। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से मन का कायाकलाप। आचार्य महाप्रज्ञ का जन्म 14 जून 1920 को टमकोर गांव जिला झुंझुनू में हुआ। आचार्य श्री तुलसी ने इन्हें 1978 ईस्वी में महाप्रज्ञ की उपाधि दी थी। आचार्य तुलसी ने आचार्य श्री तुलसी द्वारा इन्हें युवा आचार्य यानी अपना अगला उत्तराधिकारी का पद भी दिया। लाडनू डिडवन कुचामन में जैन विश्व भारती डिम्न विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इन्होंने आचार्य श्री तुलसी के साथ सहयोग किया था। इन्होंने मंत्र साधना, योग, मन का कायाकलाप, अनेकांतवाद, आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव पुस्तकें लिखी हैं। आपको ध्यान रखना है कि आत्मा के आसपास आचार्य तुलसी द्वारा रचित है। आत्मा के आसपास आचार्य तुलसी। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचिता है कुशल लाभ। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में कुशल लाभ ने 1607-8 में किया। ये डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें हुआ था। सही सुमेलित नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया की धरती दोहरानी सही है। मेघराज मुकुल की सेनानी, ये दोनों सही है। इसके अलावा उमरदान लालस की छपनारो छंद, ये भी सही है। चंद्र सिंह बिरकाड़ की अमनराव गुणी है, इसकी नहीं है। सुमिलित नहीं है। मंडन के संगीतराज नहीं है, संगीतराज कुंभा की है। जयनक पृथ्वीराज विजय विद्यापति पुरुष परीक्षा। जय सिंह सूरी की हमीर मदमर्दन है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा है। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी, ये मणि मधुकर की रचना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मणि मधुकर जो राजगढ़ शुरू में जन्मे हिंदी और राजस्थानी भाषा के रचनाकार माने जाते हैं। मणि मधुकर ने पग फेरो, सफ़ेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, सरकंडे की सारंगी, सुधे सपनों के तीर, कालो घोड़ो, रसकेंद्र, भरत मुनि के बाद हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की इन्होंने। सरकंडे की सारंगी, पत्तों की बिरादरी। राज्यारा सोरठा नामक ग्रंथ कृपाराम द्वारा। कृपाराम खिड़िया जिन्होंने राज्यारा सोरठा इनकी प्रसिद्ध कृति है, जिसमें इन्होंने अपने नौकर राज्य को संबोधित करके नीति से संबंधित सोरठे लिखे हैं। और ये सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के आश्रित डिंगल कवि थे। कृपाराम खिड़िया लक्ष्मण सिंह के
आश्रित डिंगल कवि माने जाते हैं। सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के। सूरज प्रकाश ग्रंथ में किस राज्य के शासकों की जानकारी मिलती है? इसमें जोधपुर के शासकों की जानकारी मिलती है सूरज प्रकाश में। चारण शाखा के वीरबाण रत्नु जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आश्रित कवि थे। महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शेर बुलंद खां के बीच लड़े गए अहमदाबाद के युद्ध में वीरबाण रत्नु और कवि अकर्णीदान नामक दोनों कवि साथ थे अहमदाबाद के युद्ध में, और इन्होंने इस युद्ध का प्रसंग लेकर क्रमशः राजरूपक और सूरज प्रकाश नामक बृहद काव्य ग्रंथ लिखे। एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश ग्रंथ भी इनके द्वारा रचित हैं। तो ये बहुत अच्छा से ग्रंथ इनके द्वारा रचित है। अगला सवाल, हमीरहट्ट ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? हमीरहट्ट लिखा था चंद्रशेखर ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। चंद्रशेखर द्वारा रचित हमीरहट्ट में रणथंभौर के चौहान और राणा हमीरदेव का इतिहास है वो वर्णित है। रणथंभौर के चौहान शासक राणा हमीर। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? मुंशी देवी प्रसाद को। फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। मुंशी देवी प्रसाद 1848 से 1923 ईस्वी का इनका जन्म 18 फरवरी 1848 को जयपुर में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने मारवाड़ राज्य के कानून बनाए और कानून विषयक 13 पुस्तकें लिखी इन्होंने। लोग उन्हें कानून की माता और कानूनी नाम से पुकारते थे। 1923 ईस्वी में जोधपुर में इनकी मृत्यु हुई। देवी प्रसाद ने मारवाड़ का भूगोल और मारवाड़ के राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमाल, प्रतिहार वंश प्रकाश आदि का लेखन कार्य इन्होंने किया। मुंशी देवी प्रसाद ने बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, शेरशाहनामा और शाहजहाँनामा आदि ग्रंथ हिंदी और उर्दू भाषा में साथ साथ ही छपवाए थे इन्होंने, और प्रत्येक पृष्ठ के बाएं आधे हिस्से पर हिंदी तो आधे दाहिने हिस्से पर उसी का उर्दू रूपांतर इन्होंने लिखा। मुंशी देवी प्रसाद ने ही नैणसी को यानी मोहनोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल नाम दिया और बीकानेर के शासक राय सिंह को राजपूताना का कारण कहा था। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा ग्रंथ पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा नहीं लिखा गया? इतिहास निम्बाज इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने लिखे थे काइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और विश्लेश्वर स्मृति। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इनका जन्म 2 जुलाई 1890 को मारवाड़ में हुआ। मुद्रा शास्त्र में इनके ज्ञान को देखते हुए जोधपुर के महाराजा सुमेर सिंह ने 1911 में इनको राज्य की सेवा में नियुक्त किया। जोधपुर महाराजा सुमेर सिंह ने। और रेऊ ने भारत के प्राचीन राजवंश, कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स और मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्लेश्वर स्मृति, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार आदि ग्रंथों का लेखन कार्य किया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुबलेमाला किसके द्वारा लिखी गई? कुबलेमाला लिखी थी उद्योतन सूरी ने। जाबालीपुर यानी जालोर के प्रथ्यार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी यानी जैन मुनि थे ये। 778 ईस्वी में कुबलेमाला ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की थी। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया और इस ग्रंथ पर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरुभाषा का भी उल्लेख मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कुबलेमाला कथा ग्रंथ में उल्लेखित क्षत्रिय भाषाओं की संख्या है 18। कई बार ये एग्जाम आया सवाल। बारात लौट गई, ये रचना किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बारात लौट गई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार, निबंधकार और संपादक थे। नेक्स्ट सवाल है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ है वो किसकी रचना है? प्रेम विनोद है छत्र कुंवारी की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्र कुंवारी कौन थी? राठौड़ राधोगढ़ की कवियत्री थी ये। छत्र कुंवारी राठौड़ थी राधोगढ़ की कवियत्री। मुक्ति कविता संग्रह के रचयिता है मिठेश निर्मोही। कुछ राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार है, 2020 में मिला था संस्कृति सनातन दीठ, ये बौर सिंह सामोर की है, इनको मिला। फिर 2021 में मुक्ति के लिए मिठेश निर्मोही को मिला। 2022 में आलेखो अम्बा के लिए कमल रंगा को मिला। 2023 में पड़कती प्रीत जो कविता थी गजेंद्र राजपुरोहित इनको मिला। और 2024 का गांव और अम्बा कविता थी मुकुटमणि राज को इनको मिला। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी नाटक आलेखो अम्बा के लेखक है कमल रंगा। संस्कृति सनातन दीठ के लेखक है पवन सिंह सामोर।
राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त द्वारा रचित राजपूत जीवन संध्या उपन्यास में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? द्विजेंद्र लाल राय, राजस्थान का भीष्म, ये नहीं है। अवनिंद्र नाथ ठाकुर, बापादित्य, ज्योतिरिंद्रनाथ चित्तौड़पुर आक्रमण और बंकिम चंद्र राज सिंह। वे क्या? द्विजेंद्र लाल राय बांग्ला के विशिष्ट नाटककार, कवि और संगीतकार थे और वे अपने पौराणिक और ऐतिहासिक राष्ट्रवादी नाटकों और द्विजेंद्र गीति नामक गीतों के लिए ये प्रसिद्ध है। द्विजेंद्र लाल राय के प्रसिद्ध नाटकों में उल्लेखनीय है एक परे, कल की अवतार, विरह, सीता, ताराबाई, दुर्गादास, राणा प्रताप सिंह, मेवार पतन और नूरजहान, शाहजहां, चंद्रगुप्त और सिंघल विजय। शोक शतक के लेखक हैं शोक शतक बाला बख्श। सुमेलित करना है, 3 करेक्ट है इसका। संगीत राज महाराणा कुंभा ने लिखा। राग मंजरी है वो पुंडरीक विठल की। अनुपविलास है भाव भट्ट की और राग कल्पद्रुम है कृष्णानंद व्यास। रिंदरोही है वो किसकी रचना है? अर्जुन देव चारण की। निम्न लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा आहूजा। ये अच्छा क्वेश्चन है। गलत युग में इसमें से ऑप्शन 2 में एकलिंग महात्मा है, कान्य व्यास की है। वीर सच्चाई सूर्यमल मिश्रण, शैतानेरा सुंगटिया, केसरी सिंह बारट और ढोला मारू रतुआ कवि कलोल का भी। एकलिंग महात्मा महाराणा कुंभा और कान्य व्यास की। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल। राजस्थानी रामायण का रचनाकार माना जाता है समय सुंदर को। राजस्थानी की एक पारंपरिक यानी प्रारंभिक रचना रणवल छंद के रचनाकार थे श्रीधर व्यास। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक है वो लिखी थी? तो ये गुलाब खंडेलवाल द्वारा। कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथवल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसमें ये दोनों नहीं लिखे थे, 2 और 4 में। आवे पटकी, एक बिंदनी दो बीन, ये दोनों लिखे गए थे। हूँ गोरी किन पीवरी, ये उपन्यास लिखा था यदुवेंद्र शर्मा चंद्र। अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है नरसिंह राजपुरोहित। ये ग्रेड 3 में पूछा था सवाल। नरसिंह राजपुरोहित के बारे में देखते हैं। इन्होंने भगवान महावीर उपन्यास लिखा। मऊ चाली मालवे, ये कहानी संग्रह इनकी। अमर चूंदड़ी, रातवासो, अधूरा सुपना, मिनख वनारो मोल और रामराज, ये अनुवाद किया था इन्होंने। आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इनकी की। ये सांसोर जालोर के थे। नेक्स्ट सवाल है, रूख सतसईरा रचनाकार है लक्ष्मणदान कविया। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा है शंकरदान सामोर ने। नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता है पल्हाना, कवि पल्हाना नेमिनाथ बारहमासा। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा? कृष्ण भट्ट ने। पुस्तकें और लेखक सुमेलित करना है। हमीरायण है पद्मनाभ का। रणमल रोध छंद है श्रीधर व्यास। अचलदास खिसरी वचनी का है चारण शिवदास और राव जैसे छंद है वो बूढ़ा पिट्ठू सुजा ने। ऑप्शन 1 इसका सही है। सुमेलित करना है, ऑप्शन 2 में सही है। गुण भाषा हेम कवि और गुण रूपक है वो केशवदास का है। राज रूपक है वो वीरभान का है और सूरज प्रकाश है वो अभय सिंह का है। सुमेलित करना है इसमें भी। गोविंद है द्वार दीपिका। नाथा की है वास्तु मंजरी। मंडन की है देवमूर्ति प्रकरण और कुंभा का है संगीत राज। तो ऑप्शन 1 इसका भी करेक्ट है। ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? मतीराम। सुमेलित करना है। गिरधरासिया सगतरासो, जलय का है बुद्धिरासो और नल सिंह का विजयपाल रासो, सूर्यमल मिश्रण का है सतीरासो। ऑप्शन 3 है वो सही है। अगला सवाल है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखा? जी.एन. शर्मा ने। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जी.एन. शर्मा ने लिखा। सुमेलित करना है। श्रीधर रणमल छंद, नरपति नाले का विषदेव रासो और नल सिंह का है वो है अपने विजयपाल रासो नल सिंह का और बादर का वीरमायण। कर्णिदान का है सूरज प्रकाश। दलपत विजय का है खुमान रासो। पद्मनाभ का है कानरदेव प्रबंध और जगजीवन भट्ट का है जितोदय।
राधा है वो है सत्यप्रकाश जोशी, मरुमंगल है सुमेर सिंह शेखावत का, और बाथा में भूगोल है हरीश बदानी। कर्णिदान है सूरज प्रकाश। श्यामल दास वीर विनोद, मुणोद नैन्सी मारवाड़ प्रगनारी विगत, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। सुमिलित करना है। राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण, लील टांस कन्हैयालाल सेठिया, पग भैरव मणि मधुकर। हमीरायण है भांडू व्यास, वीर मायण है बादर, रघुनाथ रूपक है मंछाराम सेवक, और किरतार बावनी है दूरसाढ़ा। जानक पृथ्वीराज विजय, और नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर के सृजन चरित्र है, और हरिभद्र सूरी के समराइज का। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। गलत युग में इसमें विजयदान देथा के असाधारण नहीं है। द्वारकानाथ भट्ट की राग चंद्रिका है, दलपत की कुमांडा सो है, कुंभा का संगीत राज है। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये चारों सही है। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान ओपी कछवा, द लास्ट महाराणा बायोग्राफी ऑफ सवाई मान सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर क्विंटन किरवी, ओरिजिन ऑफ राजपूत जैना सुपा, हिस्ट्री ऑफ चाहमांस आर.बी. सिंह। हरी मेखला के रचयिता है माहूक। जयवंश महाकाव्यम का लेखक है सीताराम भट्ट परमणिकर। जयपुर नरेश जयसिंह सेकंड के ये संस्कृत कवि थे, तृतीय के। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी जयसिंह नीरज। हरि पिंगल प्रबंध नामक जो जीवन चरित्र विषयक और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक है जोगीदास कुमारिया। सुमेलित नहीं है इसमें, राधा कृष्ण की मुरली प्रकाश कृति नहीं है। महाराणा कुंभा के संगीत राज है, उस्ताद चांद खा के स्वर सागर, द्वारका प्रसाद भट्ट की राग चंद्रिका। सुमिलित करना है वीर विनोद, गोरा बादल बात और वीर सच्चाई। वीर विनोद श्यामल दास, गोरा बादल बात जाटमल, और वीर सच्चाई सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है दलपत विजय, कुमांडा सो, नरपति नालय बिछल देवराज सो, जोधराज हमीर रासो, और नल सिंह है वो विजयपाल रासो। तो ये सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आपको जरूर सवाल देखने को मिलेंगे। श्रृंगार हार ये थी हमीर की, राग मंजरी पुंडरीक विठल, और संगीत मीमांसा कुंभा, भाव मंजरी है वो पंडित भाव भट्ट की। सुमेलित करना है नाबादास भक्तमाल, नाबादास की जडा, चारण की शार्दुल परमार, चान कवि कायम रासो, अग्रदास की ध्यान मंजरी। चांद खा स्वर सागर लिखा, पुंडरीक विठल ने राग रस मंजरी, और देवर्षि भट्ट का है इसमें संगीत सार, और द्वारकानाथ का है राग चंद्रिका। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे हरविलास शारदा। अंग्रेजी शासनकाल में बाल विवाह निषेध कानून बनवाने वाले हरविलास शारदा का जन्म 8 जून 1867 को अजमेर में हुआ, और ये दयानंद सरस्वती के संपर्क में रहे। इतिहास पर पुस्तकें भी लिखी। हिंदू सुपीरियरिटी 1906 का इन्होंने प्रकाशन किया। अजमेर हिस्ट्रिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, महाराणा सांगा, हमीर ऑफ रणथंबोर, स्पीसीज एंड राइटिंग ऑफ हरविलास शारदा, वर्क्स ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती एंड प्रोपकारणी सभा, और महाराणा कुंभा, शंकराचार्य एंड दयानंद, लाइफ ऑफ विद्यानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आदि ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जो अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनके। शिशुपाल वध का लेखक है भीनमाल का माघ। कवि माघ जो भीनमाल जालोर के निवासी संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने शिशुपाल वध नामक काव्य भी लिखा, और माघ ने भीनमाल और बसंतगढ़ का भी इस काव्य में वर्णन किया। सुप्रभदेव को यहाँ का शासक बताया इन्होंने। कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान में राजस्थान के भीनमाल के ये रहने वाले थे? शिशुपाल वध। रणमाल छंद के रचयिता है श्रीधर व्यास। ये राजस्थानी की जूनी और वीर रस की ये रचना मानी जाती है। डिंगल साहित्य में वैन सगाई क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन। शब्द अलंकार है वैन सगाई। वैन सगाई डिंगल काव्य में एक शब्द अलंकार विशेष जिसमें इस छंद के प्रथम चरण के प्रथम शब्द के आदि में जो वर्णन आता है वहीं उस चरण के अंतिम शब्द के आदि में भी आता है।
किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? रामकरण आसोपा। पंडित रामकरण आसोपा, जिनका जन्म 7 अगस्त 1857 को मारवाड़ के बड़दू ग्राम में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण 1896 ईस्वी में किया। आसोपा जी ने गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका लिखी गीता की, और डिंगल शब्दकोश का निर्माण भी किया। आसोपा ने मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन 4, ईश्वरदास सूर्य प्रकाश सुमेलित नहीं है। दूरसाडा का विरुद्ध क्षेत्री है। बिठुमेह का पाबूजी छंद है। और साधुमाला का है झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा। कर्णिदान मेवाड़ में जन्मे। कर्णिदान मेवाड़ के महाराजा अभय सिंह के साथ ही अहमदाबाद की युद्ध में भागीदार रहे, और 7500 छंद का उत्कर्ष काव्य सूर्य प्रकाश की इन्होंने रचना की। पुस्तक है, कृति है और लेखक है। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाई, राज विनोद, भट्ट सदाशिव, और ग्रंथराज है वो गोपीनाथ का है। अगला सवाल है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता और सांख्य कारिका ग्रंथ की रचना की थी चतुर सिंह ने। राजपूत संत कवि महाराजा चतुर सिंह जी बाबूजी चतुर सिंह के नाम से हैं। इनका जन्म 9 फरवरी 1880 को करजली उदयपुर में हुआ, और चतुर सिंह जी बाबूजी द्वारा मेवाड़ी बोली में लिखी गई गीता पर गंगाजली और चंद्रशेखर स्रोत विश्व प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गीता पर मेवाड़ी बोली में लिखी। इनके ग्रंथ अलग पसीसी है, अनुभव प्रकाश है, चतुर प्रकाश है, हनुमंत पंचक है, श्री गीता जी है, मानव मित्र, रामचरित्र, परमार्थ विचार जो 7 भागों में, और 15 हृदय रहस्य, सांख्य कारिका, तत्व समास, योग सूत्र है। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राज विनोद किस राज्य से संबंधित है? बीकानेर से। राज विनोद पर सदाशिव द्वारा लिखित इस ग्रंथ में बीकानेर राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सैनिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। पुस्तकें हैं और सम्मिलित करना है। जख्म के चारों ओर, यह है मणि मधुकर की, और गुण भाषा है हेमकवि की। राजरूपक है वीरभान की, और कनक सुंदर और केसर विलास है शिवचंद्र भरतिया की। बाबूजी के छंद में चारण, और बाबूजी के गीत भागीदास, बाबूजी के सोरठे रामनाथ, बाबू प्रकाश है वो आस्या मोड़ जी। सुमेलित करना है। बीटू सुजा का रावजेशी का छंद है। और हेमकवि का ये गुण भाषा है। वीरभान का राजरूपक है, कर्णिदान का सूर्य प्रकाश है। सुमेलित करना है। कान्हा व्यास एकलिंग महात्माएं, और नाथा का वास्तु मंजरी है। गोविंद का है द्वार दीपिका, अत्रि और महेश का है कीर्ति सम प्रशस्ति। सुमेलित करना है। जैनक भट्ट पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र का हमीर महाकाव्य है, राजशेखर का प्रबंध कोश है, और चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र है। अगला क्वेश्चन है। मेघमाल का है सुमेर सिंह शेखावत, राधा है सत्यप्रकाश जोशी, माला के माण के तारा प्रकाश जोशी, और सेनानी है मेघराज मुकुलगी। राजस्थान साहित्य अकादमी पुस्तक विजेता, राजस्थान साहित्य अकादमी पुस्तक विजेता 2023-24 की पुस्तकों को सम्मिलित करना है। यह 2024 का क्वेश्चन है। राघवेंद्र रावत की है मारक लहरों के बीच, पुरुषोत्तम पोमल की है पाषाण पुत्री छत्राणी हीरा दे, और रतन कुमार सांबरिया की है सांप, बिलाल पठान की है अब पेड़ फल बेचेंगे, बिलाल पठान। तो ये थे अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके राजस्थानी भाषा, क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी साहित्यकार और साहित्यिक रचनाएं संपूर्ण हमने डिटेल सहित ये क्वेश्चन जो सारे PYQ है एग्जाम में आए हुए, कई बार सवाल आए हैं, आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो ये मैराथन क्लास आपके जो 10 नंबर कवर करने वाली है, तो ज़रूर आप इस क्लास को अंत तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट अब जो क्लास होगी मैराथन क्लास अपने सब्जेक्ट लेवल फर्स्ट और सेकंड जो भी है हिंदी वाले हैं, तो उनके लिए जो PYQ होंगे टॉपिक वाइज लेवल फर्स्ट के जो हिंदी में टॉपिक दे रखे हैं वो सारे कवर करेंगे दिशा PYQ 2020 से। थैंक यू वेरी मच।